अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल ऑल इन वन में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमने चैप्टर क्लास सिक्स्थ का जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमने कवर अप कर दिया है। ठीक है बेटा। तो उसी के जो आज हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले किस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 के। उस चैप्टर का नाम क्या था जो हमने अभी पढ़ लिया बेटा? नाम था की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये चैप्टर हमने बेटा पूरा पढ़ लिया था। आज इसी के हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है ना वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो गवर्नमेंट वर्ड है ना, इससे आप क्या समझते हो? ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, इससे इसका मतलब क्या है? सिंपल में, इजी तरीके से, लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। अब 5 ऐसे तरीके बताने हैं बेटा जिससे आपको लगे जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, मीन्स कि वो हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। अब बेटा देखो, इफेक्ट जब होता है ना, इफेक्ट का मतलब होता है मुतासिर करना। ठीक है बेटा, ये दो तरीके से होता है। या तो कोई चीज़ आपको नेगेटिव से नुकसान पहुंचाएगी, नेगेटिव तरीके से आपको इफेक्ट करेगी, या कोई चीज़ आपको पॉजिटिव तरीके से आपको फ़ायदा देकर आपको इम्पेक्ट करेगी, इफेक्ट करेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है ना बेटा, वो क्या करती है? वो हमेशा अपने सिटीजन्स को पॉजिटिव तरीके से बेनिफिट करती है। उनको हमेशा वो राइट्स देती है ना बेटा। उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, बिजली पहुंचाना या अस्पताल बनवाना, ये सब होते हैं बेटा एक ग्रॉस रूट लेवल की गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक। और स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सिंपल है। अब बेटा हम आंसर को भी देखते हैं। गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who manage and control the country by making rules and taking decisions। देखो बेटा, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होती है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसी कम्युनिटी होती है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें अलग अलग लोग होते हैं, जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये गवर्नमेंट जो होती है ना, जो अलग अलग लोगों से बनी हुई होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग रैंक से, अलग अलग अथॉरिटीज से। वो क्या करते हैं? वो अपनी, वो जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट के अंडर क्या करते हैं? मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंदर अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। वो क्या होती है वो आप आगे पढ़ोगे। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके अंदर ये सब आता है, फिर यही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? हुकूमत करती है, ऑथराइजेशन करती है किससे को? स्टेट गवर्नमेंट्स को, है ना बेटा। फिर स्टेट गवर्नमेंट किन को लीड करती है? वो करती है सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डिवीजन गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को। तो ये जो यहाँ पे एक चेन बन रही है ना बेटा, ग्रॉस रूट, नीचे की गवर्नमेंट से ऊपर की गवर्नमेंट तक, इसी को हम एक कॉम्बाइनली गवर्नमेंट बोलते हैं बेटा। अब इस गवर्नमेंट का काम क्या होता है? ये गवर्नमेंट रूल्स बनवाती है ना बेटा, डिसीजंस लेती है, कहाँ पर क्या चाहिए, किस स्टेट में क्या करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है, किस एरिया में क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें बनवानी है, राइट्स क्या क्या बनवानी है, लॉज क्या क्या बनवानी है, ये एक गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। फिर गवर्नमेंट के अंदर ब्रांचेस होती है। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जो हायर गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर होती है बेटा ग्रॉस रूट लेवल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, लोकल लेवल गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है। देखो बेटा, पहला, इट बिल्ड्स रोड्स एंड ब्रिजेस। जो गवर्नमेंट होती है ना बेटा, वो क्या करती है? हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो तो हमें मदद करती है हमारे एरिया में रोड बनवाने के लिए, हमारे एरिया में पुल बनवाने के लिए, ब्रिजेस बनवाने के लिए। आप जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन लेती है, फिर वो आगे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट होती है उस तक वो पहुंचते हैं, वो मतलब डिसीजन पहुंचता है, फिर वो वहाँ से फंडिंग करते हैं और काम करने के लिए एक स्टाफ बना दिया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो विलेजेस में, गाँव में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो गवर्नमेंट होती है, ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट होती है, नीचे की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, वो कितने टाइप्स की होती है? पहला तो हमने पढ़ा था, हर वार्ड मतलब एक जो बड़ा पंचायत सिस्टम होता है ना, ग्राम सभा होती है, अलग अलग वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स में एक वार्ड मेंबर होता है, इसको पंच बोलते हैं। वो एक प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं, इसको सरपंच बोलते हैं। उनके ऊपर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस होता है, उसका एक अपना बीडीओ ऑफिसर होता है। फिर वो बीडीओ ऑफिसर्स क्या करते हैं? वो आगे चलकर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल डीसी के नीचे ये सब काम करते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे ये सब काम करते हैं। इस तरह से पटवारी होता है ना बेटा, रेन्यू डिपार्टमेंट होता है, तहसीलदार होता है, वो भी क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे काम करते हैं। तो ये सब जो है ना बेटा, ये सब ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट पे होता है।
एक लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे होता है, लेकिन इन सबको लीड ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट कर रही होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होती है, ठीक है बेटा। तो फिर जो ये गवर्नमेंट है ये हमारे लिए रोड्स एंड ब्रिजेस बनवाती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, हमारे लिए पानी की किल्लत को दूर करती है, बिजली पहुंचाती है ना बेटा। हमारे जो एरिया होते हैं उनमें पीस मेंटेन करते हैं, उनमें क्या करते हैं ना, अगर कुछ दंगा वंगा होता हो, प्रोटेस्ट होते हो या क्राइम होता हो, उनको रोकती है, लोगों के नीड्स को फुलफ़िल करती है, स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आप जानते हो हमारा जो पुलिस है, आर्मी है, वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर, वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। लिखा है बेटा कि आप क्यों सोचते हो कि जो गवर्नमेंट होती है ना उसको क्यों रूल्स और लॉज बनवाने हैं। मीन्स के क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ऐसी क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए कि गवर्नमेंट, आप क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको रूल्स बनवाने चाहिए या लॉज बनवाने चाहिए, ऐसे रूल्स बनवाने चाहिए सबके लिए जो इन द फॉर्म लॉज में हो, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ज़रा सोचो, अगर हम सोचेंगे गवर्नमेंट को क्यों रूल्स बनवाने हैं, क्यों लॉज बनवाने हैं, किस चीज़ के लिए बनवाने हैं हमारी कंट्री में, अब हम आंसर में पढ़ते हैं क्यों बनवाने हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन सो दैट पीपल डू नॉट हार्म ईच अदर। देखो हो गया आंसर क्लियर बेटा। गवर्नमेंट को इसलिए रूल्स और लॉज बनवाने पड़ते हैं बेटा, गवर्नमेंट को रूल्स इसलिए बनवाने पड़ते हैं या लॉज इसलिए बनवाने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वही कंट्रोल करती है ताकि लोग जो हो वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, लोग आपस में लड़ना ना स्टार्ट करें, क्राइम ना स्टार्ट करें, ठीक है बेटा, एक दूसरे को मारना पीटना स्टार्ट करें। तो इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स को फिर लॉज में बदल दिया जाता है, फिर उसी के मुताबिक जस्टिस किया जाता है, इंसाफ किया जाता है। एवरीवन बिहेव्स प्रॉपरली, पीस इज मेंटेन एंड कंट्री रन स्मूथली विदाउट लॉज देयर वुड बी कन्फ्यूजन एंड फाइट्स। क्या लिखा है बेटा, लिखा है कि लॉज इसलिए होते हैं, रूल्स इसलिए होते हैं क्योंकि बेटा इसके क्या होता है, पीस मेंटेन होता है, और सब लोग जो है ना अच्छे से बिहेव करते हैं, दंगे वंगे नहीं करते, वो दंगा फसाद नहीं मचाते, एक दूसरे को नहीं मारते है ना बेटा, और क्या करते हैं, कंट्री स्मूथ से रन करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जब कंट्री में सब प्रोटेक्ट होंगे तो कंट्री अच्छे से चल पाएगी और कन्फ्यूजन नहीं होगा, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। इसलिए गवर्नमेंट को ये ज़रूरी होता है ताकि वो रूल्स बनाए, उन रूल्स को फिर लॉज के फॉर्म में लिखे, ठीक है, उसी के मुताबिक फिर जस्टिस करें। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखो बेटा, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना उसके जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं, उसके जो फ़ायदे होते हैं बेटा, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, किस पे बेस होती है, वो बताने हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है बेटा। देखो, 2 essential features of a democratic government are people elect their representatives, everyone has equal rights and freedom। अब जो फ़ायदेमंद फीचर्स है ना, फ़ायदेमंद पॉइंट्स है ना, जो फ़ायदा मिलता है, 2 फ़ायदे मिलते हैं हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। अब आपको पता है डेमोक्रेटिक फॉर्म जो गवर्नमेंट होती है बेटा, उसमें लोग खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है 5 हम खुद इलेक्ट करते हैं ना, सरपंच को भी खुद ही वोट देते हैं, मतलब 5 तो हम खुद इलेक्ट करते हैं, फिर वो 5 मिलके और ग्राम सभा मिलके सरपंच को इलेक्ट करती है। और इतना ही नहीं बेटा, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है सिटीज़ में, उनको भी जो वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम कॉरपोरेट्स या काउंसलर्स बोलते हैं, वो जो काउंसलर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं या कॉरपोरेटर हम जिसको बोलते हैं, तीनों एक ही है बेटा। कॉरपोरेटर कौन होता है, वार्ड मेंबर होता है। वार्ड मेंबर कौन होता है, इसको क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर को ही काउंसलर और कॉरपोरेटर बोलते हैं। तो बेटा इसको भी लोग ही इलेक्ट करता है। तो क्या फ़ायदा मिलता है हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, पहला तो ये कि लोग जो है ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, पंचस को और वार्ड मेंबर्स को खुद ही इलेक्ट करते हैं ना बेटा। और दूसरा ये हो गया बेटा कि जो हर कोई है ना कंट्री में, सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलते हैं, सेम राइट्स और फ्रीडम मिलते हैं, है ना बेटा। हम सबको अपनी जो राइट टू लाइफ है ना बेटा, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है। तो बेटा यही 2 फ़ायदे मिलते हैं, मतलब जो मेन फ़ायदा है किससे, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकॉम्प्लिश। अच्छा, अब सफरेज मूवमेंट क्या था वो हमें देखना है, और इसने क्या अचीव किया, इसने कौन सा गोल अचीव किया। द सफरेज मूवमेंट वॉज द मूवमेंट फॉर गेटिंग द राइट टू वोट, स्पेशली फॉर वुमेन। सफरेज मूवमेंट बेटा एक ऐसा मूवमेंट था
जो इसलिए किया गया था, जो इसलिए उठाया गया था क्योंकि वहाँ पर मतलब राइट टू वोट गेन करने के लिए, ताकि जो लोग क्या कि जो औरतें हैं उनको भी राइट टू वोट मिले। जैसे कि हमने मतलब चैप्टर में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था। साउथ अफ्रीका में जो है औरतों को और जो वहाँ पर ब्लैक पीपल थे उनको राइट टू वोट नहीं था। तो सफरेज जो थे ना बेटा, सफरेज मूवमेंट जो है ना, ये एक्चुअली में इसलिए उठाया गया था कि ताकि औरतों को राइट टू वोट मिले। इट accomplished success when women finally got the right to vote in many countries। अब इस राइट टू वोट जो सफरेज मूवमेंट है ना, जिसका मोटिव था, गोल था कि औरतों को भी राइट टू वोट होना चाहिए, ये सक्सेसफुल रह गया बहुत सारी कंट्रीज़ में। और बहुत सारी कंट्रीज़ में आज प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं कि औरतों को भी वोट देने का हक होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। However, a few people don't share this views. His views. They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote। अब देखो बेटा क्या लिखा है। लिखा है गांधी जो है ना, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव करते थे, उनको ये भरोसा था, स्ट्रांगली वो इस पे भरोसा रखते थे कि हमारी कंट्री भारत में हर जो एडल्ट है ना, बालिग जो 18 साल से ऊपर का है, 18 साल से ऊपर का है, उसको राइट टू वोट होना चाहिए, वोट देने का राइट होना चाहिए। लेकिन आज ना क्या है ना कि कुछ लोग जो है ना वो अपने मतलब व्यूज़ जो है ना वो शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? देखो, उनको लगता है कि जो इलिटरेट लोग हैं ना और जो गरीब लोग हैं ना, शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट। उनको राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। किनको नहीं होना चाहिए? जो अनपढ़ लोग हैं और जो कौन है, एक तो अनपढ़ लोग हैं और जो गरीब लोग होते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दीज विद द क्लास। हाँ, क्या आपको लगता है बेटा ये जो आज के लोग, आज भी कुछ लोग ऐसे मतलब मानसिकता रखते हैं, ऐसा वो माइंडसेट रखते हैं कि उनको लगता है कि बालिग लोगों को तो वोट देने का हक होना चाहिए, लेकिन कंट्री में जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनको वोट देने का हक नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो लोगों कुछ लोगों का जो माइंड सेट है ये डिस्क्रिमिनेशन बेस कर रहा है, लोगों में फ़र्क फैला रहा है, ठीक है, लोगों को अलग कर रहा है और लोगों में नफ़रत फैला रहा है? अच्छा, कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स दो जिसकी वजह से आपको ये लगे टू सपोर्ट योर व्यूज़ एंड शेयर दिस कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन फील हो रही है और आप इसके बारे में कुछ डिस्कस करो। देखो बेटा, यस दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, सच में जो ये लोग आज मानसिकता रखते हैं ना कि गरीब लोगों को वोट देने का हक नहीं चाहिए, होना चाहिए, और अनपढ़ लोगों को, इसकी यहाँ ये तो डिस्क्रिमिनेशन सीधा फैला रहा है ना। इसका मतलब होता है कि जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, खाली वही वोट दे सकते हैं, और इसकी वजह से लोग तो सेपरेट होते हैं, लोगों में तो फ़र्क होता है यहाँ पे। बिकॉज लिटरेसी शुड नॉट डिसाइड वोटिंग राइट्स। हाँ, क्योंकि पढ़ना लिखना तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पढ़ने लिखने से ही लोग अपने व्यूज़ दे सकते हैं। नहीं, हर किसी को वोट देने का हक है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई दे सकता है, हर कोई अपनी व्यूज़ सामने रख सकता है। 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट माई व्यू। एवरी एडल्ट इज़ इक्वल वेदर इलिटरेट और इलिटरेट। देखो, 5 पॉइंट्स अगर हम देखें ना, 5 पॉइंट्स कौन कौन सा है। पहला तो हो गया ये कि हर एडल्ट जो है ना वो इक्वल है, हर एडल्ट इक्वल है, और हर किसी को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, हमारी नज़र में सब इक्वल है, सब सेम है, और सबको वोट देने का हक है। क्या है? सबको वोट देने का हक है। तो बेटा ये तो हो गया पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है ना बेटा, वो है वोटिंग इज़ ए बेसिक डेमोक्रेटिक राइट। हाँ, जो वोटिंग है ना बेटा, वो एक बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग खुद ही इलेक्ट करके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो जो डेमोक्रेसी की बात आ गई, तो वहाँ पर जो भी एडल्ट होते हैं, 18 साल के ऊपर के होते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, और पुअर हो या रिच हो, ब्लैक हो या वाइट हो, जो भी हो, सबको, जो कंट्री के अंडर के सिटीजन्स होते हैं, उनको वोट देने का हक होता है। पुअर पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड कैन चूज गुड लीडर्स। अब कोई गरीब होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको सोच समझ नहीं होता है। गरीब लोगों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और ज़्यादा जो मैच्योरिटी होती है ना, वो गरीब लोगों की ही होती है।
तो क्योंकि उनको मतलब क्या होता है ना, वो अपनी हालात से लड़ रहे होते हैं। तो गरीब जो लोग होते हैं बेटा, उनको भी ये हक है और उनको भी ये सोच समझ है और उनको पूरा हक है कि वो अपने लीडर्स को खुद चूज़ कर सकते हैं कि उनके लिए गुड लीडर कौन होगा जो उनकी गरीबी मिटाने में मदद करेगा। डिनाइंग देम वोटिंग राइट्स इज़ अनफेयर एंड अगेंस्ट इक्वलिटी। अब अगर ये किया जाए कि मतलब जो गरीब लोग हैं कंट्री में और जो अनपढ़ लोग हैं उनको वोट देने का हक अधिकार ना दिया जाए, तो ये क्या करते हैं ना, ये मतलब इनजस्टिस यानी कि ये नाइंसाफ़ी कायम करती है, एक डिस्क्रिमिनेशन फैलाती है, फ़र्क फैलाती है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ जाता है, इक्वलिटी के खिलाफ जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन। हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सबको इक्वल राइट्स देता है। उसके मुताबिक हर किसी को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, अपर कास्ट से हो, लोअर कास्ट से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनियन टेरेटरी से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, लेकिन विद इन द कंट्री जितने भी हमारे सिटीजन हैं 18 साल के ऊपर के हैं, सबको वोट देने का हक है। और यही खूबसूरती है हमारे भारत की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पर हमारे जो चैप्टर 3 के की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स थे वो ख़त्म होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।